नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में इस वक्त आपका स्वागत है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर विभाजित हुआ था और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश सबके सामने आए थे। और ऐसे में लद्दाख की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कई डिमांड्स लद्दाख की भी थी, उनको पूरा करने का प्रयास केंद्र सरकार की तरफ से किया गया। और जम्मू आज भी कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो डिस्क्रिमिनेशन प्री 5 अगस्त 2019 थी, आज भी जम्मू वहीं फेस करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबके बीच 2 दिन पहले लद्दाख में जो हिंसा भड़की और ये कहा जा रहा था कि जो वायदे केंद्र सरकार ने किए थे वो पूरे नहीं हो पाए हैं। लेकिन कई तस्वीरें हम सबके सामने हैं और कितना इम्पैक्ट, खासकर लद्दाख का ये एजिटेशन और ये वायलेंस, जिसमें 4 लोग, इनोसेंट लोग मारे गए हैं, 80 के आसपास जख्मी हुए हैं, 50 लोग डिटेन किए गए हैं। और प्रयास सबका ये है कि एक बार फिर लद्दाख में शांति स्थापित हो सके, क्योंकि लेह और करगिल की अगर बात करें, एक बहुत ही थिन लाइन वहाँ पर मौजूद है। अगर कम्युनिटीज़ की अगर बात करें, कितना महत्वपूर्ण ये प्रदर्शन और जो डिमांड्स लद्दाख के शांतिप्रिय लोगों की है, और इसका कितना असर न केवल लद्दाख बल्कि जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की मांग को लेकर पड़ सकता है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर अजय ट्रंगू जुड़ चुके हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप चेयरमैन हैं पन्नून कश्मीर के जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी की एक बड़ी आवाज़। स्वागत है आपका सर। नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जो लद्दाख की तस्वीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पोस्ट 5 अगस्त 2019 लद्दाख के लोगों की जो एस्पिरेशंस थी, कई हद तक कई चीज़ों को माना जा चुका है। 4 डिस्ट्रिक्ट्स नए कार्व आउट किए चुके हैं। वहाँ पर इस वक्त स्टेटहुड की मांग, उसके बाद 6 शेड्यूल में शामिल करने की मांग को लेकर यह एजिटेशन था। किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं? देखिए, जहाँ तक राजनीतिक विषय होते हैं, लोगों की जो अपेक्षाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, जो राजनीतिक मुद्दों के रूप में सामने आती हैं, वो हर जगह का एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में अपने एक तरीका होता है, वो सामने आ जाती हैं। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो लद्दाख में जो मुझे लगता है ये बात आ गई, 2 डिमांड्स आर्टिकुलेट हो रही थी। एक डिमांड तो ये थी कि भाई 6 शेड्यूल का हिस्सा बने, दूसरा ये था कि उसी का ये था कि भाई अंतोगत्वा लद्दाख को एक स्टेट बनना चाहिए। अच्छा, अब ये दोनों विषय हैं, इनके बारे में जो इसको एडवोकेट करते हैं उनके अपने तर्क हैं। वहाँ पे डेफिनेटली आइडेंटिटी के इश्यूज तो हैं, डेमोग्राफिक जिसको आप कहें, एक वहाँ पे जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में बुद्धिस्ट लद्दाख का, उसके अपने बहुत ज़्यादा खदशे हैं। और ये एक सामरिक दृष्टिकोण से बड़ा इम्पॉर्टेंट एरिया है, और बुद्धिस्ट पॉपुलेशन एक पैट्रियाटिक पॉपुलेशन है। इसके जो आइडेंटिटी और इनसिक्योरिटी के इश्यूज को उनको एड्रेस करना एक राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। उस सिलसिले में ये लड़ाई, उस सिलसिले में एक एजिटेशन भी चल रही थी कुछ समय से, और उसमें 2-3 साइकिल्स हमने देखा कि मार्चेस हुए, मार्च टू बॉर्डर भी हुआ, मार्च टू दिल्ली भी हुआ, ऐसी सारी प्रक्रियाएं हुई। तो नॉन वायलेंट किस तरीके से हुई, और हमारा तो पहले से ही एक जिसको आप कहें अनडिक्लेयर्ड या डिक्लेयर्ड एक समर्थन बुद्धिस्ट पॉपुलेशन को है। लेकिन एक बात जरूर है कि इस वक्त और पहले जो चल रहा था उसमें एक अंतर जरूर है। मैं तो कहता हूँ यूनियन टेरिटरी की मोमेंट बीच चली जो, उसने अपने सामने पैरेलल, इंटरनेशनल पैरेलल्स नहीं रखे। जो भी कहीं पे दुनिया के किसी भी अंश में कोई वहाँ पे अपने राजनीतिक विषयों को लेके अगर कोई डेवलपमेंट होती है, कोई अपसर्ज होती है, कोई वहाँ पे मोमेंट होती है, वो कंपैरिजन कहीं पे भी ड्रॉ नहीं किए गए जहाँ जब लद्दाख की यूनियन टेरिटरी की मोमेंट चली। उसका एक स्ट्रिक्टली एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य था, उसकी एक बाउंड्रीज थी, और उस बाउंड्रीज में उनका एंगेजमेंट भी राष्ट्रभक्त समाज के साथ पूरे देश में उस फ्रेमवर्क में चल रहा था। इस बार ये हुआ कि भाई डिस्कोर्स में ये बातें आई, नेपाल में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है, या किसी और जगह क्या हो रहा है, ये बातें नहीं होनी चाहिए थी। क्यों हुई? क्योंकि मेरा बड़ा एक एंगेजमेंट रहा है एलबीए के साथ उन दिनों, तो मुझे मालूम है कि उनकी सोच एक बड़े फ्रेमवर्क में अल्टीमेटली नेशनलिस्ट सोच है, और अब भी जो भी लोग इसके साथ भी हैं नेशनलिस्ट है। लेकिन जब आप लाइन क्रॉस करते हो तो उस वक्त कुछ लोगों को ये समझना चाहिए कि भाई क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। मुझे लगता है कि सिर्फ उस बात को लेके, जहाँ तक वहाँ के विषय हैं,
इन विषयों को लेके अगर मैं इस तरह से देखूं कि इस तरह से देख सकते हैं कि बहुत सी चीजें हुई हैं और उसकी अपेक्षा में जो मान लीजिए जम्मू में होना चाहिए था, ये जो कश्मीरी हिंदू समाज के साथ होना चाहिए था, बहुत सी ऐसी शिकायतें होंगी। हम भी सरकार के साथ बहुत नाराजगी बहुत से विषयों को लेके है, लेकिन हम परिपेक्ष हमारा ये है कि भाई हम इसको कोई अंदर से इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन या इंटरनल बगावत के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखेंगे। हम इसको देखेंगे, हम अपनी सरकार से, अपने राज्य से डिमांड करेंगे अपनी मोबिलाइजेशन जो है, और कोशिश करेंगे कि जो कुछ भी हम करें उससे जम्मू कश्मीर में अलगाववादी तत्वों को, आतंकवादी तत्वों को कोई फायदा नहीं हो, और देश के बाहर भी जो शक्तियां हैं जो हमारे देश को डिस्टेबलाइज करना चाहती है वो नहीं हो। सो वो उस दृष्टिकोण में मुझे लगता है कि अब आगे चलना चाहिए सब लोगों। जम्मू साहब, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो लद्दाख में पोस्ट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर जो तस्वीर नजर आई, क्या आपको लगता है कि जो 24 तारीख का वायलेंस था, इट वाज इमीडिएट वायलेंस, या जो डिसकंटेंटमेंट इट वाज ब्रूइंग फॉर द लास्ट मैनी मैनी मंथ्स, और उसका ये रिजल्ट था कि जिसको फॉल आउट 24 तारीख को हमें देखने को मिला? देखिए, वो पहलू तो है, ये सिलसिला एजिटेशन का चल रहा था, इसके 2-3 साइकिल चले, सारे साइकिल्स नॉन वायलेंट रहे, हर एक साइकिल। और दूसरी बात है, एक एंगेजमेंट गवर्नमेंट के साथ हुई। इतना ही नहीं, जो इस वक्त की गवर्नमेंट है उन्होंने प्रॉमिस किए, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टोज में प्रॉमिस किए, उसके बाद वो प्रक्रिया क्यों नहीं चली? तो उस दृष्टिकोण से एक बात जरूर सामने आती है कि वो भारत सरकार जो एग्जिस्टिंग है, इनका एक रवैया, हमने देखा कि शाहीन बाग होने दो, फार्मर्स एजिटेशन, अगर वो हाईवे को कब्जा करने होने दो, थक जाएंगे। जो ये अप्रोच है, खास तौर से भाजपा से ये एक्सपेक्टेशन नहीं हमारी है कि वो नेशनलिस्ट सेगमेंट्स के बारे में इस तरीके का एक अप्रोच रखे। वो हमको लद्दाख में भी दिखा। मैं ये नहीं कहता हूं कि सरकार को जो बात लगता था कि राष्ट्रीय हित में है उसके बारे में क्लियरली कहना चाहते ये हम करेंगे, ये बातें राष्ट्रीय हित में नहीं है, और उद्घोषणा करके कहे कि भाई ये हम नहीं कर सकते, तो उससे क्लियर कट एक सिचुएशन पिक्चर सामने आती। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल लेवल पे एक इंप्रेशन दे रहे हो कि बेसिक कंटेंशन जो एजिटेशन कर रहे हैं, जो मूवमेंट चल रहा है वो ठीक है, और आप सब लोगों को लगता है कि आप डिले कर रहे हो, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए था। अब ये हुआ, इस वक्त ये हुआ, हो सकता है एक दिन पहले इस वायलेंस से पहले वहां पे कुछ लोग बेहोश हो गए थे, बहुत बुरी हालत हो गई थी, उसके कारण ये रोष बढ़ गया। लेकिन मैं समझता हूं कि इस रोष को इस तरह से देखना चाहिए कि भारत सरकार को ये नहीं समझना चाहिए कि नेशनलिस्ट पॉपुलेशन फॉर ग्रांटेड है। एक बड़ा सवाल आपने यहाँ पर खड़ा किया, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या ये मान के चलें कि अगर 6th शेड्यूल की जो डिमांड है, इसके डेंजरस फॉल आउट हो सकते हैं? ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैं अभी आज इस पे आपके साथ बात नहीं करूंगा, क्योंकि इस वक्त एक बड़ा सेंसिटिव, इस पे जरूर चर्चा होनी चाहिए आगे। मैं समझता हूं कि लद्दाख में जिस तरह से जम्मू कश्मीर में भी डेमोग्राफिक इश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, डेमोग्राफिक कल्चरल इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ये एग्जिस्टेंशियल इश्यूज। बिल्कुल सही। मेरा मानना है कि डेमोग्राफिक जो एग्जिस्टेंशियल इश्यूज हैं लद्दाख में, उसके एक बहुत बड़े पहलू को एजिटेशनिस्ट ने भी नजरअंदाज किया है, अभी तक सरकार ने भी नजरअंदाज किया है। तो जम्मू में भी और कश्मीरी हिंदुओं के बारे में जिसका जो डेमोग्राफिक डायमेंशंस है, वो डायमेंशन सरकार ने सर्कमवेंट करने की कोशिश की है, और उसके कारण एक क्यूमुलेटिव फीलिंग बढ़ जाती है कि भाई हमारी एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स सरकार के लिए प्रायोरिटी नहीं है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, ये कहीं पे नहीं आया, जब मैं देखता हूं कि हमको जी गिलगित बाल्टिस्तान को इंडिया के साथ मिलाना है, तो हम विजुअलाइज कर रहे हैं ओवरवेलमिंगली मुस्लिम मेजॉरिटी लद्दाख। इसकी इंप्लीकेशन क्या है? जब हम इसको अपना एक कार्डिनल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव दिखाते हैं, जब हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है कि लद्दाख में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक स्टेबलाइजेशन हो जाए, ऐसा स्टेबलाइजेशन हो जाए कि लद्दाख एक स्टेबल बैस्टियन ऑफ इंडिया बन जाए, तो ऐसी बातें हैं।
लेकिन जहां तक डिटेल में इस सिक्स शेड्यूल की बात को लेकर मैं समझता हूं कि ये समय नहीं है। मैंने आपको कहा कि कुछ पहलू हैं जिनको वहां के लीडर्स को देखना चाहिए, और कुछ पहलू हैं जो भारत सरकार को अब अगर नहीं समझेंगे, अगर सिर्फ इस तरह से देखेंगे, कंडेमनेटरी तरीके से देखेंगे, वो ठीक नहीं रहेगा। जम्मू कश्मीर के संदर्भ और खासकर जम्मू संभाग की अगर बात करें और लार्जर अगर हम कम्युनिटी बेसिस की अगर बात करें, क्योंकि अगर हम लद्दाख इन टोटो देखें, कारगिल, चिया समुदाय और लद्दाख में बौद्ध हैं और एक बहुत ही थिन लाइन है। और ऐसे ही कश्मीरी पंडित विस्थापित समुदाय की अगर बात करें, जो प्रयास कर रहा था कि शायद उनको वो उसका सम्मान दोबारा मिल पाएगा, और उसको लेकर भी पनून कश्मीर पिछले काफ़ी समय से अपनी आवाज़ बुलंद किए हुए है और स्टेटहुड की मांग लगातार यहाँ पर जोर पकड़ती नजर आ रही है। और डेमोग्राफिक चेंज जम्मू में निरंतर हो रही है और खासकर जो यहाँ की डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके सर्वाइवल पर भी नजर आता है। किस नज़रिए से इसको देखते हैं? ये एक भिन्नता देखनी चाहिए हमको। जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन है, मैं बहुत क्लियरली कहूँगा, जो हिंदुओं की सिचुएशन है और जो लद्दाख की सिचुएशन है। लद्दाख टेररिज्म से अछूता रहा और लद्दाख में जिहादी वॉर नहीं रहा, वो उससे अभी तक अछूता है। जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी चल रहा है, एक जिहादी वॉर भी चल रहा है और एक आतंकवाद का जो मैनिफेस्टेशन है वो जिनोसाइडल टारगेट्स उसके हैं। जम्मू कश्मीर की नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन को डेमोग्राफिकली कमजोर करना, डिसइंटीग्रेट करना और डिस्ट्रॉय करना, वो उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है। और ये जिनोसाइडल वॉर है, इस जिनोसाइडल वॉर को लेके सरकार एक डिनाइल में है। वो समझती है कि ये डे टू डे प्रॉब्लम है और वो अभी तक वो रूपरेखा नहीं बना पाई है जिस रूपरेखा के अंदर सोशल रेजिस्टेंस जो हो वो इतनी सेल्फ रिलायंट बन जाए जम्मू कश्मीर में अगेंस्ट सेपरेटिज्म की आतंकवाद को समाज के भीतर करना मुश्किल हो जाए। उन्हीं चीजों का ये पहलू एक है जो पॉलिटिकल डिमांड के रूप में सामने आती है कि जम्मू को अलग किया जाए। और कश्मीर में भी हमारा है कि भाई हमारा मानना है कि भाई जो जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, ये आधा अधूरा अभी हुआ, अभी इसका पूर्ण पुनर्गठन होना चाहिए। जहां पे हम समझते हैं कि कश्मीर का विभाजन अनिवार्य है क्योंकि वहां पे एक कम्युनिटी जिसके साथ जिनोसाइड कंप्लीट हो चुका है, उस जिनोसाइडल कम्युनिटी को बसाने वाली बात है वहां पे। इसलिए वहां पे फुटहोल्ड ऐसा बनना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम बना, हम कहते हैं विभाजन होना चाहिए, और जहां पे इन विस्थापितों को बसाया जाए उसको एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस देना चाहिए उस एरिया में, ताकि वो जम्मू में बहुत समय से बात है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन से बड़ी बात है। आहिस्ता आहिस्ता से हिंदू पॉपुलेशन को श्रिंक करने वाला एक रिलेंटलेस अभियान चला और वो तब तक स्टेबलाइज नहीं होगा जब तक जम्मू को अपना एक स्टेटहुड मिले। और ये सारा जो पॉलिटिक्स भीतर से अलगाववाद और आतंकवाद को चलाने की जो प्रक्रिया है, जब तक न वो बंद हो, वो यहाँ पे बहुत समय से है। और मुझे लगता है कि सरकार के लिए सबसे बड़ा प्रायोरिटी इसको आप इस दृष्टिकोण से देखना है। अभी तक सरकार ने जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम को अलगाववादियों के प्रिज्म से देखा और डिनायल ऑफ हिंदू जीनोसाइड के प्रिज्म से देखा। दो कार्डिनल फीचर्स हैं। उन्होंने फ्रॉम द एग्जिस्टेंशियल नीड्स ऑफ द पीपल उस दृष्टिकोण से नहीं देखा और एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस जो हैं यहाँ पे उसके दृष्टिकोण से नहीं देखा। ये दो बातें हैं जो सरकार को करनी चाहिए और मैं समझता हूं कि अगर वो करेंगे एक बिगर मैसेज जाएगी। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों एक स्वर उठते हुए नजर आए थे कि जम्मू अलग स्टेट बनने की कगार पर है, जिसमें लार्जर पठानकोट, होशियारपुर, गुरदासपुर के एरियाज, दोगरा बेल्ट को जोड़ के एक अलग स्टेट कार्व की जाएगी। क्या एक फीलर लेने का प्रयास केंद्र सरकार या फिर जिनके द्वारा ये स्वर उठाए गए हैं, या हकीकत से कुछ लेना देना है इसका? देखिए, मुझे अपने लेवल पे ये बात तो हमने भी सुनी, उन दोनों बहुत चर्चा में रही, लेकिन इस सरकार की जो इस्लामिक आतंकवाद को लेके चूंकि इसकी अभी विचारधारा ही क्लियर नहीं हुई है, तो ये अपेक्षा करना कि ये ऐसा पॉलिटिकल डिसीजन लेंगे, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा है, ये बात ज्यादा सोचना है। मैं समझता हूं, मैंने आपको कहा कि कार्डिनल
कार्डिनल जो फीचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी का J&K में है वो जिहादी वॉर के आइडियोलॉजिकल स्वरूप को न मानना, टेररिज्म को ट्रिविलाइज करना, टेररिज्म को नॉर्मलाइज करना और टेररिज्म को सेकुलराइज करना है, और डिनायल ऑफ हिंदू जीनोसाइड, ये फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क पहलगाम मैसेकर के बाद भी चला। देखिए, आपने देखा होगा कि पिछले 30 साल से जो भी आपने आतंकवादी जो अरेस्ट हुए हैं उनके इंटरव्यूज अगर सुने होंगे आपने, आपको कभी ये जानकारी में नहीं आया होगा कि आतंकवादी कहीं पे भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में सोचता है। आतंकवादी स्पेसिफिकली ये समझता है कि मुझे इनफिडल पॉपुलेशंस को खत्म करना। बिल्कुल सही, टारगेट स्पेसिफिक है, बिल्कुल टारगेट स्पेसिफिक। जो ही आप पहलगाम का मैसेकर हुआ, आपके सामने क्लियरिटी के साथ उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया उनको हिंदू को खत्म करना है। वही रीजन था जो रीजन कश्मीरी हिंदू को खत्म करने का था या उसको वहां से निकालने का था। उसके बाद अगर आप रेजोल्यूशन अडॉप्ट करते हैं कि ये जो वायलेंस हुई इसको हिंदू मुस्लिम यूनिटी को डिस्टर्ब करना था, वो इसके बारे में सोचते ही नहीं है। बाय इम्प्लीकेशन हो सकता है, जैसे मैं आपको बताऊं, बाय इम्प्लीकेशन ये हो सकता है कि अभी हमस ने हमला किया इस पे, इसराइल पे। हमस ने इसराइल पे हमला किया तो हमस का आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल। अब अगर इसराइल में कोई व्यक्ति बोले कि भाई इसका ऑब्जेक्टिव था इसराइल और इजिप्ट के बीच में बातचीत को रोकना, या इसराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में जो यूनिटी का प्रयास चल रहा है उसको रोकना। जब आप सीरियस चैलेंजेस को, टोटलिटेरियन वॉर को ट्रिविलाइज करते हैं खुद, तो आप एक बड़ी परिस्थिति को और विकृत परिस्थिति के निर्माण होने की एक भूमिका बना देते हैं। मैं समझता हूं कि इसलिए इस परिस्थिति में जहां पे आप इतना भी नहीं कह सकते कि आतंकवादी हिंदू जिनोसाइड करना चाहते हैं, तो आप इस निष्कर्ष पे पहुंचेगी कि नहीं भारत सरकार अब अलग स्टेट बनाएगी। मुझे ये लगता है ये आउट ऑफ प्लेस है, ये पॉसिबल नहीं है। भारत सरकार की पॉलिसी है डिनायल ऑफ हिंदू जिनोसाइड, ट्रिबलाइजेशन ऑफ टेररिज्म, नॉर्मलाइजेशन ऑफ टेररिज्म एंड सेकुलराइजेशन ऑफ टेररिज्म। ये जो ये लास्ट बात है सेकुलराइजेशन ऑफ टेररिज्म, तो मैं कहूंगा ये खुद बोलते हैं कि इनका रिलीजियस ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बहुत बार बोला हमारे, और वो क्लियर है, कहने के लेवल पे वो क्लियर है, एक्शन के लेवल पे वो क्लियर है, लिटरेचर के लेवल पे क्लियर है कि भाई इसका रिलीजियस ऑब्जेक्टिव है। ये एक सिचुएशन है, इस सिचुएशन से हम जूझ रहे हैं, और हमारी सबसे ज्यादा आशा थी कि अमित शाह जी के टाइम पे ये बात समझ में आनी चाहिए। और मुझे लगता है आप कहेंगे कि कहीं आप अतिशयोक्ति नहीं करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं समय आया है कहने का कि एक संवेदन शून्यता है अमित शाह जी के, यहाँ के हिंदुओं का जो क्राइसिस है उसके बारे में समझ। एक बार भी उन्होंने हिंदू किलिंग पे ट्वीट नहीं किया। उन्होंने एक बार डांगरी जब उनको जाना था, अब रास्ता ठीक नहीं है, मौसम ठीक नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। उनको ये मालूम ही नहीं है कि अगर वहां पे लोग वेट कर रहे हैं होम मिनिस्टर का, ये कितना इंपॉर्टेंट इश्यू उनके सर्वाइवल के लिए। और तीसरी बात यह है कि जो नॉर्मली यहाँ पे एंगेजमेंट यहाँ की लीडरशिप से मल्टीपल लेवल पे होती थी, मुझे लगता है वो सब कुछ बंद हो गया है। क्या आपको लगता है कि लगभग चुने ही सरकार, बेशक देयर आर ड्यूअल पावर सेंटर्स इन J&K, जो चुनी हुई सरकार सामने आई है विद मैसिव मैंडेट इन कश्मीर, उमर अब्दुल्ला सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, तो उनकी भी जो सोच है वो फिर भी उसी तरफ जा रही है जो कश्मीर जम्मू के लोगों ने फेस की थी। और हिंदू माइनॉरिटीज़ की अगर बात करें, आज भी वो अपने उन बेसिक राइट्स के लिए तड़पते हुए नजर आ रहे हैं। जेनोसाइड का आपने जिक्र किया, चाहे कश्मीरी पंडितों की बात करें, और कुछ तरमीम जैसे हम नायब तहसीलदार की वैकेंसीज आई थी उसमें उर्दू अनिवार्य था, डिस्पाइट जम्मू कश्मीर यूटी की 5 लैंग्वेजेस थी, तो कहीं ना कहीं पेन टेररिज्म आज भी नजर आ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेवल पे हम बात करेंगे, वही प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है पॉलिटिक्स के लेवल पे, जो प्रक्रिया बहुत समय से नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रैक्टिस कर रहा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस जब शेख अब्दुल्ला को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया, बाद में वो प्राइम मिनिस्टर बने, और बाद में अरेस्ट होके फिर यहाँ पे बख्शी गुलाम अहमद आए, और उसके बाद जब शेख अब्दुल्ला वापस फिर से आए, जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की इसका एक पॉलिटिक्स रहा है
कि डेमोक्रेटिक और सेकुलर स्पेस को इस्तेमाल करके एक मुस्लिम स्टेट का निर्माण करना। अब इस फेज में जो उमर अब्दुल्ला आया है, ये अभी वही बातें कर रहे हैं, वही फ्रेमवर्क है सोचने का, उसमें कोई बदलाव नहीं है। नहीं तो वो चीफ मिनिस्टर है, जब हजरत बल श्राइन पे सॉवरेनिटी के सिंबल्स को इस तरह से, ही शुड हैव बीन ऑन द साइड ऑफ इंडिया। 13 जुलाई, जब वहां पे वो तोड़ने की कोशिश की अशोक चक्र को हजरत बल में, 13 जुलाई को किस तरह, अच्छा फिर 13 जुलाई को यौम शोहदा के दिन, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दुर्भाग्य की बात है कि उसका फ्रेमवर्क नहीं चेंज हुआ है। वो अभी भी सोच रहा है कि डेमोक्रेटिक स्पेस और फ्रीडम स्पेस को इस्तेमाल करके किस तरह से अलगाववाद को जिंदा रखा जा सके और किस तरह से अंतों अथवा मुस्लिम स्टेट की कल्पना को फिर से पूर्ण रूप से बहाल किया जाए। यह प्रक्रिया है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिहेवियर में डीपनिंग सेकुलराइजेशन नहीं देखता हूं। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिहेवियर में एक, जिसको आपके इंस्टिंक्चुअल कम्युनलिज्म देख रहा हूं, जिसकी पकड़ से वो बाहर नहीं आ रहे। डॉक्टर शंकु, यहां से आगे क्या होना चाहिए ताकि जो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या वाकई सबका साथ सबका विकास जम्मू कश्मीर और लद्दाख में होता हुआ नजर आ रहा है, और क्या आवश्यकता है करने की? देखिए, लद्दाख के लेवल पे एक थॉरो एंगेजमेंट होनी चाहिए, ऐसे ही फजूल की एंगेजमेंट नहीं होनी चाहिए जी। एंगेजमेंट का नेचर ऐसा होना चाहिए कि जो लीडरशिप जिनके साथ वो एंगेज करें, उनको लगे कि भाई एक सीरियस लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे, क्योंकि लद्दाख इंडिया के सबसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज में से है। बिल्कुल। फिर उसमें से क्या निकला, मैं तो समझता हूं अगर कहीं पे सरकार को लगता है कि ये बात राष्ट्रीय हित में नहीं है, इससे राष्ट्र का हित इस एरिया में होता, उसको कहना चाहिए पब्लिकली, उसको सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं रखना चाहिए। लेकिन जो बातें करने वाली हैं उनको स्पॉन्टेनियसली करना चाहिए। अब रही बात जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के लेवल पे मैं समझता हूं, देखिए अगेन जो भाजपा वालों का क्रिटिसिज्म है कि भाई नेहरूवियन गवर्नेंस और नेहरूवियन मॉडल के कारण देश को बड़ी क्षति पहुंची है। मेरा मानना है कि अगर आप आर्टिकल 370 और रीऑर्गेनाइजेशन के इन 2 स्टेप्स को बाहर निकालें, बाकी सारी पॉलिसी स्ट्रक्चर्स भाजपा की वही है जिसको वो नेहरूवियन कहते हैं। और सबसे पहले टेररिज्म को लेके, टेररिज्म के टोटलिटेरियन नेचर को इग्नोर करना, टेररिज्म के आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर करना, टेररिज्म के टारगेट्स में की जो खतरा है उसको इग्नोर करना, ये सारी बातें हैं। ये जो स्टेटमेंट आ रहा था प्रधानमंत्री की तरफ से, वी हैव कॉन्कर्ड टेररिज्म बाय टूरिज्म, ये नेहरूवियन इसका बेस है। दुनिया में कहीं पे भी आइडियोलॉजिकल टेररिज्म को टूरिज्म से कॉन्कर नहीं किया गया है। तो मैं अभी नहीं समझता हूं कि, मुझे आशा थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब एक नए नॉर्मल की बात हुई और उस नए नॉर्मल में कुछ अच्छी बातें हैं जो स्वागत योग्य हैं, जिसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्स्ट्रक्ट है हैंडल करने का, वो चेंज नहीं हुआ है। उसमें मैं आपको उदाहरण के तौर पे कहूंगा कि सरकार बार बार बोलती है, खासतौर से मनोज सिन्हा जी लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, अमित शाह जी बोल रहे हैं, हम ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर्स को खत्म करेंगे, ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर जो टेररिज्म के हैं उनको खत्म करेंगे। तो एक अपेक्षा है ना इस बात से, लेकिन ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर्स बनते कैसे हैं? ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर्स बनते हैं जब आप पीडीपी जैसी पार्टी को एक नॉर्मल पार्टी मानोगे, जब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कम्युनल ओवरटोन्स को इग्नोर करोगे, जब आप उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करोगे। तो हमने सरकार से बहुत बार कहा पिछले 1 साल से कि भाई आप एक कमीशन क्रिएट कीजिए और उस कमीशन को आप टारगेट दे दीजिए कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज की एक्टिविटीज हैं और उनके जो पॉलिटिकल पार्टीज के गोल हैं, उनसे कैसे ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर बनता है, क्या बनता है कि नहीं बनता है। मैं नहीं समझता हूं कि जब तक ना इस फ्रेमवर्क को, जिसको 1947 में जब शेख अब्दुल्ला को किसी इलेक्शन के बगैर इंस्टॉल किया गया एज द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, या बाद में वो चीफ मिनिस्टर पोजीशन जो किया गया, या बाद में जब 75 के बाद पाकिस्तान से जंग जीतने के बाद
शेखौदा को वापस से चीफ मिनिस्टर लाया गया इलेक्शन लड़ने के बगैर। जो ये स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है कि हम मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को एम्पावर करेंगे, उससे सेकुलरिज्म आ जाएगा। हम हाफ फेज सेपरेटिज्म को ऑन करेंगे, उससे नेशनलिज्म आ जाएगा। ये बात है, इस बात को छोड़ना पड़ेगा। अभी तक मुझे नहीं लगता कि ये छोड़ने की, तभी मैंने आपने कहा कि क्या स्टेटहुड बनेगा, हमको खुशी होगी स्टेटहुड बने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर ये सिंपल बातें नहीं कर पाते तो स्टेटहुड की बात तो बड़ी दूर की बात है। डॉक्टर जंगू, आपने अपने कीमती समय निकाला और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सोशो पॉलिटिकल उनकी एस्पिरेशंस, एक्सपेक्टेशंस और चैलेंजेस का आपने जिक्र किया, और उम्मीद अभी भी है केंद्र सरकार से इन दीनाना मांगों को, इन एस्पिरेशंस को, चैलेंजेस को एड्रेस करने की आवश्यकता है। तब जाकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख और खासकर जो राष्ट्रवादी लोग हैं केंद्र के साथ चल पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चाइल्ड